एक्सप्लेन यूनिट 4 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो में। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद डायग्राम फर्स्ट वन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल विद एग्जांपल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, शॉर्ट में क्या है, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये 6 आंसर्स पढ़ लिया तो आप लोगों का 4th यूनिट कंप्लीट हो जाता। ठीक है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अगर अपन एक्सप्लेनेशन देखें तो law of variable proportion states that by increasing variable factor while other factors remain constant, total product initially rises with increasing rate, then increase at diminishing rate and finally becomes negative. इसका मीनिंग क्या है बोला तो एक वेरिएबल फैक्टर है, वो जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये चारों को छोड़ के दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहते बोल के है। देन टोटल प्रोडक्ट इनिशियली राइजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। प्रोडक्ट का इनिशियल क्या है, राइज होता है इंक्रीज रेट पे, देन डिमिनिशिंग रेट पे आता, देन डिक्रीजिंग रेट पे, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे आकर नेगेटिव हो जाता। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ये आंसर है, मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से नोट्स पढ़ ले सकते हैं। ये आंसर आप लोग एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, ये मेरी नोट्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड व्हेन वी ऐड मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर इट प्रोडक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स रेट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एक एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर उसमें सिर्फ अपन लेबर्स इंक्रीज़ करते जा रहे तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता। देन फिर एक पीरियड के बाद जब क्रॉप्स का फर्टिलाइजेशन कम रहता तो डिक्लाइन हो जाता। वो है असम्पशंस क्या है लॉ के, दिस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लीकेबल है ये लॉ। देन इट इज़ अप्लीकेबल इन फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, जहाँ पर प्रोडक्शन रहता वहाँ पे ये लॉ रहता, और शॉर्ट पीरियड के लिए बस। वी अज्यूम दैट द टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं रहता, नो चेंज। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इक्वली एफिशिएंट, हर फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है ये लॉ में। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, हर फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है। देन वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल वाइल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। एक फैक्टर इसमें से वेरिएबल रहता एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, होमोजीनियस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो अपन, ये यूनिट्स ऑफ लैंड है, ये लेबर, इसका टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट 0 0, देन 1 1, TP2, MP2, एवरेज प्रोडक्ट भी 2 है। ठीक है, देन यहाँ पे देखें तो अपन यूनिट ऑफ लैंड 1, लेबर 5 लग रहा है, देन टोटल प्रोडक्ट 14, MP कितना है 2 है, मार्जिनल, देन एवरेज प्रोडक्ट है 2.8। देन जैसे जैसे अपन आ रहे हैं यहाँ से इंक्रीज, देन डिमिनिशिंग, देन नेगेटिव। ठीक है, इसका अपन अगर डायग्राम देखें तो इसमें ईजी है डायग्राम। फर्स्ट ये इंक्रीज हुआ, देन ये डिमिनिशिंग रेट, देन ये फिर नेगेटिव। ठीक है, TP क्या है, टोटल प्रोडक्ट है इसका, MP क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट, AP क्या है, एवरेज प्रोडक्ट, D क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देन इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यूनिट्स ऑफ लेबर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ये वो डायग्राम में एक्स एक्सिस लिए, एंड TP, MP, AP इज टेकन एज वाई एक्सिस। ठीक है, लेबर क्या लिए अपन, एक्स एक्सिस पे लिए, TP, MP, AP वाई एक्सिस पे लिए। ठीक है, देन इन फर्स्ट स्टेज TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, स्टेज 1 पे TP कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रेट पे हुआ, एंड MP ऑल्सो इंक्रीज हुआ, देन फिर रीचेस एट मैक्सिमम, फिर देन डिमिनिशिंग बिकम्स 0। ठीक है, when TP is maximum MP becomes 0, नेगेटिव हो जाता वो, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव रिटर्न स्केल। देन when TP declines then MP becomes negative in this short stage, जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता MP नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव। ठीक है, स्टेज 1 क्या, स्टेजेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, 3 स्टेजेस है इसके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देन स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, देन स्टेज 1 में देखें तो अपन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इन दिस स्टेज TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एक टाइम के लिए इंक्रीज होता है, एंड एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऐड मोर एंड मोर टोटल प्रोडक्ट, जैसा जैसा ये बढ़ रहा थोड़ा थोड़ा करके टोटल प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करता बोल के। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस, मार्जिनल इसका मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होता, ठीक क्या, स्टेज 1 में। देन डिमिनिशिंग पे आते हैं, इन द सेकेंड स्टेज TP इंक्रीजेस बट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट टू द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा बड़ा फिर ये लेसर लेसर अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट में ऐड हुआ। ठीक है,
हियर टोटल प्रोडक्ट रीचर्स एट मैक्सिमम लेवल, नो एडिशनल प्रोडक्शन कैन बी डन आफ्टर दिस। जैसा ये हो जाता इसके बाद अपन प्रोडक्शन करने का भी अपन को फायदा नहीं आता, सिर्फ लॉस रहता है इसके बाद, बिकॉज ये नेगेटिव हो जाता है नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, इसका एम पी भी डिक्लाइन होते रहता। देन नेगेटिव स्टेज में क्या है, टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, producer can't produce anything in this stage. If he adds more variable factors, then it also gives no additional production. Marginal product becomes negative. Any producer will be a fool if he produces in this stage. ठीक है, जब उनका प्रोडक्शन हुआ नेगेटिव हो गए बाद भी अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर रहे तो उनका नेगेटिव होता है। उनको कितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन कितना भी उन्हें बढ़ा लो, लेकिन उनका नेगेटिव रहता है, बिकॉज उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन इसका लॉ के हिसाब से उनका लॉस है बिजनेस में। ठीक है, यह है फर्स्ट आंसर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। देन सेकंड आंसर है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, देन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या है बोले तो, अपन कोई प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट दे रहे हैं अपन, ठीक है, वो इनपुट अपन प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं। अगर वो इनपुट अपन दे रहे हैं तो उसका आउटपुट अपने को डबल आना या फिर थोड़ा बढ़ के आना, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अपने को ये लॉ समझा रहा है। ठीक है, अगर अपन लॉ देखें तो द लॉ ऑफ रिटर्न स्केल्स रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स फिक्स्ड और वेरिएबल्स जो भी है are varied in same proportion. Economists use the phrase returns to scale to describe the behavior in the long run in relation to the variations in input. और ये जो law of returns to scale है long run के लिए है, long period of time के लिए रहता है। ठीक है, और दूसरा जो था law of variable proportions वो short term period के लिए था। इसके types of return to scale क्या है, increasing returns to scale, constant returns to scale, decreasing returns to scale. इसका देखें तो अपन if a proportionate increase in the output is larger than proportionate increase in the input, then a situation of increasing return to a scale occurs. In other words, increasing return to a scale occurs when a percentage increase in inputs lead a greater percentage increase in the output. एग्जाम्पल क्या है, अगर अपन 5% इंक्रीज़ कर रहे हैं इनपुट में, अगर अपन कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपन पेन्स का प्रोडक्शन है उसमें मैं 5% इनपुट डाल रही हूँ तो मेरे को आउटपुट 10% आ रहा वापस, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंक्रीज रिटर्न है। अपने को आउटपुट कितना बढ़ के आ रहा, अगर अपने को बढ़ के आ रहा था वो अपना इंक्रीज रिटर्न्स होता वो। ठीक है, इसमें बिलो ग्राफ क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, इंक्रीज हो रहा है अपना। ठीक है, ये अगर अपन इनपुट है एक्स एक्सिस तो वो एक्सिस आउटपुट है अपना, ये इंक्रीज रिटर्न टू स्केल है। देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट में क्या है बोले तो अगर अपन 5% इनपुट दे रहे तो अपने को 5% आउटपुट आता, वो है कांस्टेंट, नो चेंज रहता। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। ठीक है, increase in all inputs is equal to the proportionate increase in output. Then a situation of a constant return to scale occurs. क्या है, अगर अपन इनपुट 5% दे रहे हैं तो अपने को आउटपुट भी 5% ही आया, तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, अगर अपन 5% इनपुट दे रहे हैं तो अपने को 3% आउटपुट आ रहा था, वो अपने वास्ते डिक्रीज है, डिक्रीज रिटर्न टू स्केल है। इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। इंक्रीज इनपुट दे रहे अपन लेकिन आउटपुट इज लेस देन क्या बोलते हैं, इनपुट से आउटपुट लेस है, इसलिए वो देन आते आते नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये है लॉ ऑफ रिटर्न्स का आंसर। आप लोग एक बार ये वर्कबुक में सिर्फ पढ़ लीजिए आंसर, आप लोग और एक बार देखें तो समझ में आ जाते हैं आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स आंसर है। देन नेक्स्ट आंसर है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोले तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रिफर्स टू अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब कोई लार्ज स्केल में प्रोडक्ट कर रहा तो उसका अपने को क्या कॉस्ट कम हो जाता। ठीक है, इसका मीनिंग ये है द टर्म इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बाय लार्ज बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। इट प्रोवाइड बिग कंपनीज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर स्मॉल कंपनीज। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसका कॉस्ट अपने को कम पड़ता। अगर अपन सेलो पेन्स की कंपनी है, अगर उन लोग सेलो के पेंसिल्स वगैरह सब प्रोड्यूस कर रहे तो कंपेयर टू स्मॉल बिजनेसेस उन लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे बोल के उन लोगों का कॉस्ट कम पड़ता। ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। इंटरनल में विच प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एन इंडिविजुअल फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज इन इट साइज एंड आउटपुट। ये इंडिविजुअल फॉर्म के लिए क्या बोलते हैं, बेनिफिट है, बिकॉज उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, देन उनका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है इससे। इसलिए इसमें इंटरनल इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग ईजी वे में को पूछे बोले तो मैं बोलती हूँ बस इसके साइड हेडिंग्स याद कर लीजिए, लेबर, टेक्निकल, मैनेजरल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, इसके 5 याद कर लीजिए। देन एक्सटर्नल के इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। इसमें तो कट नहीं कर सकते, इसमें 1-2 छोड़े तो भी चलता। इसके 4 याद कर लिया तो साइड हेडिंग्स बस है। देन इसके अपन अपने ओन से लिख ले सकते हैं। क्या है लेबर इकोनॉमिक्स, लार्ज फर्म कैन अट्रैक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ
एफिशिएंट लेबर, अगर एक स्पेशल लेबर है तो 4 लेबर का काम अगर उनके खुद ही से कर लेते, मतलब उनको नॉलेज भी रहता, काम करने का आइडिया भी रहता उनको कैसा करना है लेबर के उसमें, ठीक है। तो और जो लेबर्स 4 लेबर्स लगने वाले थे, ये एक जो लेबर कर ले रहे उनका कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाता, डिक्रीज इन द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। दैन टेक्निकल में अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई मार्केट में तो वो टेक्नोलॉजी अपन अपने फर्म में अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो अपने को फ़ायदा होता है इसमें। अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस में अपन न्यू टेक्नोलॉजी जल्दी अपन नहीं खरीद सकते बिकॉज उन लोगों के पास उतना बजट नहीं रहता, ठीक है, वो है ये। दैन मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजर, इसमें मैनेजर एक मैनेज है, जनरल मैनेजर है समझो, ठीक है। उनकी सैलरी कितनी रहती? मिनिमम अगर उनको लॉस भी हो रहा, अगर उनको प्रॉफिट भी हो रहा तो उतनी उनकी सैलरी रहती। अगर कोई कौन भी अच्छे मैनेज करने वाले हैं, उन लोगों के पास जो नॉलेज है, उन लोगों की कैपेसिटी के उससे उन लोगों को हाई सैलरीज मिलते हैं इसमें, ठीक है। मार्केटिंग में लार्ज फर्म कैन परचेज द रिक्वायरमेंट्स ऑन बल्क स्केल, देयरफॉर दे गेट अ डिस्काउंट। अगर उन लोग मार्केट में एक बल्क बेच रहे किसी को तो उन लोगों को उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता, ठीक है। Similarly, the advertisement cost will be reduced because a large firm produces a variety of different types of products. Moreover, it can employ sales professional for marketing their products effectively. उन लोग के सेल्स प्रोफेशनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, मार्केटिंग में एडवर्टाइज करना रहता है इसमें, इसलिए। देन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एक क्या बोलते हैं फंड रेस करने के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। अगर लार्ज फर्म कंपनीज है उन लोग का स्केल कभी भी इंक्रीज़ कर दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल कंपनीज को सोचना पड़ता इंक्रीज़ करने के लिए। और लार्ज स्केल कंपनीज क्या करते हैं? लॉस बेयर कर ले सकते हैं। देन स्मॉल स्केल कंपनीज लॉस बेयर नहीं कर सकते, उन लोग कभी ऐसा होता है उन लोग कंपनी शट डाउन भी करना पड़ता। लार्ज फर्म कैन मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क बिकॉज इट प्रोडक्ट्स कैन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, द लॉस इन वन प्रोडक्ट लाइन कैन बैलेंस बाय द प्रॉफिट इन अदर प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। उन लोग कितने प्रोडक्ट्स रहते हैं लार्ज स्केल कंपनी के, तो अगर एक प्रोडक्ट में उन लोग को लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो है दूसरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट से उन लोग को बराबर हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं उन लोग लॉस भी बेयर नहीं कर सकते, उन लोगों को कभी कंपनी शट डाउन करना पड़ता, ठीक है। ये है ये आंसर। देन इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन में when all the firms are situated at one place, these enjoy the benefits of skilled labor। अगर अपने पास ये पूरे चीज़ें हैं तो एक्सटर्नल में क्या है? अपने को स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, चीप ट्रांसपोर्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर ये चीज़ें हैं अपने पास तो अपने को मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी अपने पास क्या रहना है लोकलाइजेशन में? स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, देन चीप ट्रांसपोर्ट है तो अपने को मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी कम लगता है। बिकॉज अगर अपन एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपन को बेचना पड़ता, मतलब दूसरे जनों को कंपनीज हैंड ओवर करते, मार्केट में लेके आते, तो उसका ट्रांसपोर्ट भी अगर चीप रहा तो अपने प्रॉफिट होता उससे। देन इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री कैन हैव अ कॉमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर थ्रू विच द रिसर्च कैन बी अंडरटेकन जॉइंटली। अगर उन लोग के पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ है तो उन लोग का फ़ायदा है, वो उन लोग का प्रॉफिट है वो, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन सब्सिडियरी इंडस्ट्री divided into different components, each component can be manufactured by specialized subsidiary firms at a low cost, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर है तो सब्सिडरी फर्म्स रहते हैं उसमें, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के, वो भी अपने को लो कॉस्ट में रहता। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, द वेस्ट मटेरियल कैन रिलीज बाय अ पर्टिकुलर फर्म कैन बी यूज एज एन इनपुट बाय अनदर फर्म टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक अपने पास ये पेन है, ये प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, इसका इंक खत्म हो गया तो अपन इसको फेंक देते, तो ये प्लास्टिक उन लोग क्या करते हैं? दूसरे चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ये प्लास्टिक ले लेके उन लोग दूसरी चीज़, वही चीज़ में इकोनॉमिक्स ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, इससे फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता, वो है आंसर, ठीक है। इससे अपना ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं शायद, यस, इससे अपना ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देन शॉर्ट आइसोकॉस्ट, एक बार लॉ ऑफ रिटर्न्स का एग्जाम्पल देखिए आप लोग। चेंज इन स्केल कैपिटल प्लस लेबर, ये कैपिटल है, ये लेबर है, टोटल रिटर्न्स ये है। देन इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, नो चेंज, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, ठीक है, याद रख लीजिए। देन फिर ये डिक्रीजिंग, क्या है? ये इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, ठीक है, ये था इसका। देन आइसोकॉस्ट, आइसोकॉन्ट, शॉर्ट में आइसोकॉन्ट बोले तो आइसो मतलब इक्वल, क्वांट मतलब क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी इसमें दे दे रहा है क्वांटिटी, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है ये, आइसो क्वांट इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एफ ऑफ एल कॉमा के। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, देन L इक्वल टू लेबर, K इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल कभी भी C से नहीं K से डिनोट होता, ठीक है। देन इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट, सेम क्वांटिटी, क्या बोलते हैं? वही क्वांटिटी में अपने को इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता, ठीक है। इसे खाली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लेबर, कैपिटल, और 2 सब्स्टिट्यूट्स ईच, 2 factors can substitute each other up to some limit,
ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता थोड़े टाइम के लिए, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस आइसोकॉन्ट में थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हाउ मेनी यूनिट्स एवर यूनिट्स दे हैव बीन यूज्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस इज सेम, ठीक है। अगर लेबर अपन 1 यूज़ करें, कैपिटल 10 यूज़ करें तो भी क्वांटिटी सेम रहता। अगर 5 लेबर्स यूज़ करें, कैपिटल 1 है तो क्वांटिटी 50 रहती, ठीक है। इसमें इसका ये ग्राफ है आइसोकॉन्ट कर्व। देन इररेस्पेक्टिव टू लेबर एंड कैपिटल, हाउ मेनी यूनिट्स दे यूज़ द सेम क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। क्या है, लेबर अगर अपन 1 है, कैपिटल 10 है अपना, तो क्वांटिटी 50 सेम। देन अगर अपना लेबर 5 है, कैपिटल 1 है, क्वांटिटी क्या है 50 सेम। ये है आइसोकॉन्ट, ठीक है। देन आइसोकॉस्ट देखे तो आइसो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोली थी आप लोगों को, इक्वल। देन आइसो ये इक्वल, ठीक है, इक्वल कॉस्ट। इसका टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, WL प्लस RK। WL मतलब वेज, लेबर, R मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, K मतलब कैपिटल। दी बोली C से डिनोट ना होता, K से डिनोट होता कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेजेस भी रहते हैं, लेबर का भी रहता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रहता, कैपिटल भी रहता। देन इसका ग्राफ कैसा डिनोट होता, 10 to 10, 15 to 15। आइसोकॉस्ट का डेफिनेशन है, आइसोकॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स विच कैन परचेज विद द गिवन अमाउंट ऑफ टोटल मनी, ठीक है। क्या है आइसोकॉस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है जो अपन परचेज कर रहे हैं, गिवन ऑफ टोटल मनी अपने पास जितना है उससे परचेज कर रहे हैं अपन। 1000 को कैपिटल, लेबर 2000, जैसे जैसे अपन कैपिटल बढ़ाते जाते हैं अपना लेबर भी बढ़े हुआ रहता, ठीक है। सेम क्वांटिटी सेम कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना है बस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।